नमस्कार सुमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, एक तरफ तो जयपुर में नकली नोटों के एक गैंग का पता चला है और उसका सरगना कांग्रेस के नेता का बेटा निकला है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमी को संभालने में लगे हुए हैं। और अब तो सुना है कि भारतीय बैंकों पर डॉलर्स की बरसात हो रही है। पिछले 11 हफ्ते में 73 बिलियन डॉलर्स भारतीय बैंकों में आ चुके हैं। अंजू जी, ये कांग्रेस के नेता ने जो नकली नोट का गिरोह के साथ का पकड़ा जाना मेरे लिए जरा भी अचंभे वाली बात नहीं है। मुझे इसमें कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में या इवन नोटबंदी के पहले तक मुझे पता है कि कितने एक एक बंडल में मिनिमम एक फेक नोट निकल ही आता था। तब मिनिमम एक, कभी तीन चार भी हो सकते थे, पांच भी हो सकते थे। 2016 के बाद अभी तक मैंने फेक नोट नहीं देखी है, ये मेरा पर्सनल अनुभव बोलता हूँ। और कांग्रेस में तो ये फुल टाइम बिजनेस था, क्योंकि उसमें उन लोगों का जो पाकिस्तान के साथ का अलायंस था, जिसके बारे में अब ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सभी दर्शक जानकार है, उनको पता है उन लोगों ने कितना बड़ा नोट छापने का बिजनेस चला के रखा था। उसके अंदर किस तरह से भारत में फेक नोट्स, जो कि 10-20 हजार करोड़ के ऊपर के वैल्यू की फेक नोट्स लाई जा रही थी, जिससे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और इन्फ्लेशन तीनों एक साथ सपोर्ट होता था। कांग्रेस के राज में बढ़ावा दिया जाता था तीनों को, वो रोक लगी है। तो मुझे ये जरा भी अचंभा नहीं होता है कि कांग्रेस इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। लेकिन जो मोदी जी ने किया है अभी 73 बिलियन डॉलर्स, यानी 7,300 करोड़ डॉलर, यानी आज के तारीख में हम बोले तो 7,30,000 करोड़ रुपए 11 हफ्तों में भारत में लेके आए। क्योंकि भारत में अभी डॉलर का भाव बढ़ रहा था, रुपए के भाव में गिरावट हो रही थी। उसको रोकने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी की जरूरत थी, और वो फॉरेन करेंसी लाने के लिए मोदी जी ने ये स्कीम बनाई, जिसके अंदर सिर्फ एनआरआई ही पैसा लगाएंगे एफसीएनआर डिपॉजिट में, और उसके सामने उन लोग बाहर से बोरो कर सकेंगे, यानी ब्याज पे पैसा ले सकेंगे, एफडी की रिसीट गिरवी रख के। तो आप ये देखिए, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि अपने बैंक की परिस्थिति कितनी अच्छी है, अपनी आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी है, कि विदेशी बैंक और जो विदेशी ब्रांच है भारतीय बैंकों के, जो कि एक्चुअली अमेरिका या लंदन यानी यूके या यूरोप के कानूनों के अंदर में काम करना पड़ता है, उन लोग को भी भारत में पैसा देना आसान था, उनको कॉन्फिडेंस था। तो ये स्कीम एक्चुअली प्रीमेच्योर बंद कर दी, यानी गवर्नमेंट को लगा था कि शायद 3-4-5 महीने लगेंगे, फिर ये तो 3 महीने के अंदर 2.5 महीने में ही कंप्लीट हो गया टारगेट। तो उनको प्रीमेच्योर एक स्कीम बंद करनी पड़ी कि भैया अब हम पैसा ज्यादा नहीं लेना चाहते, और ये पैसा रखने से फायदा होगा कि रुपए की गिरावट अब कम होगी और रुपए का भाव संभाल सकेंगे। उसके लिए करके मोदी जी ने स्कीम लाया है। तो अगर आप देखते हैं तो एक तरह से देखिए, एक जगह पे फेक नोट का पूरा करेंसी रैकेट चल रहा है, अलग अलग पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ अपना देश में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को संभालने के लिए, इकोनॉमी के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशंस ना हो, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो विपक्ष वर्सेस सत्ताधारी पार्टी में कितना डिफरेंस है, वो तो आपके दर्शक ये बातें समझ जाएंगे, मैंने जितनी बात बताई उससे ही समझ जाएंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है देश में। अब सोचिए कि कांग्रेस के नेता ही सबसे ज्यादा शोर मचाते कि देखिए रुपया गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इकोनॉमी हमारी बड़ी पुअर है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड, उस पर कैसे कूद कूद कर नेता प्रतिपक्ष भी बयानबाजी करते हैं। वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या धंधा चलाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और दूसरी तरफ भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो विजन की कमी तो है ना विपक्ष के पास, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक है पीएम मोदी का, इसमें जो एनआरआई है, बाहर रहते हैं भारतीय, उनको क्या फायदा है इस एक्सचेंज के जरिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों के लिए आप ये जरूर समझाएं कि ये जो डॉलर्स और रुपए के बीच में जो तालमेल बैठाया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये इससे क्या फायदा है उनको। इसमें क्या है अंजू जी, सबसे पहले अगर मैं आंकड़े से समझाने की कोशिश करूं, अगर आप एक एनआरआई है और आपने 10 लाख डॉलर बैंक में एफडी डाली भारत में, आपने जो 10 लाख डॉलर की एफडी की रिसीट होती है आपके पास, वो लेके आप विदेशी बैंक के पास जाओगे, उसके पास वो गिरवी रख के आप 9 लाख डॉलर लेके भारत में वापस नई एफडी डालोगे।
वो 9 लाख की एफडी लेके आप वापस विदेशी बैंक के पास जाओगे और 8,20,000 की 8,10,000 की आप दूसरी एफडी लेके पैसा लेके आप भारत में डालोगे। तो आपके पास अगर $10 लाख है तो आप इफेक्टिवली $1 करोड़ का आप निवेश कर सकते हो। और इसके अंदर फायदा ये है कि दूसरे देशों में जैसे यूएसए, यूके, वहां ब्याज भारत से कम है। तो उन लोग क्या करेंगे कि यहाँ उन लोग ने रफली ये 6.5% का यील्ड था, यानी ब्याज मिल रहा था। वहां जाके उन लोग 5%, 4.5% पे उन लोग पैसा बोरो करेंगे, ब्याज पे लेंगे और यहाँ लगाएंगे। तो उनका इफेक्टिवली कैलकुलेशन करने से 20 से 27% का उन लोगों को रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ब्याज के हिसाब से। तो मोदी जी ने क्या किया, एनआरआईज के बैलेंस शीट्स को लीवरेज, यानी एनआरआईज की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भारत का जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बढ़ाने का गेम खेला है। और उसके सामने विदेशी जो अपने एनआरआईज है जो भारत के बाहर रहते हैं उनको भी 20 से 27% जितनी प्रॉफिट कमाने का मौका दे दिया मोदी जी ने। ये हम लोग खुद करते तो नहीं कर पाते, एनआरआईज के थ्रू हम लोग ने ये किया है, यानी नाक सीधा पकड़ने के बदले घुमा के नाक पकड़ा है। और हम लोगों को भी सस्ते भाव में लॉन्ग टर्म फंड्स मिला है और एनआरआईज को भी फायदा हुआ है। प्लस विदेशी बैंक का पैसा हम लोग भारत में इतने लंबे टर्म के लिए लेने का मौका मिल गया हम लोगों को। तो ये बहुत ही सोची समझी हुई टेक्निक स्ट्रेटेजी है मोदी जी की। और सुमित जी, इसमें ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि जो विदेशी बैंक है वो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट होता देख रहे हैं। हमारे विपक्ष को भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन विदेशी बैंकों को दिख रहा है, इसलिए वो भारतीय बैंकों पर भरोसा करके पैसा दे रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। एग्जैक्टली विदेशी बैंक बोलिए, विदेशी इंटरनेशनल, मेरा तो विदेशी बैंकों के जो भारत के ऑफिसर्स है उनके साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है। भारत की इकोनॉमी में छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, लेकिन आज के तारीख में भी विदेशी बैंकों को भारत में बहुत इंटरेस्ट है। रादर मेरे पास उन लोग बोलते हैं कि हमें बिजनेस चाहिए भारत में, विदेशी बैंक्स के लोग हैं उन लोगों को आज भी भारत में बिजनेस चाहिए, क्योंकि यहाँ उतना स्टेबिलिटी है जिसको हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। आर्थिक तौर पे आज भी भारत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, वो बकवास करते रहता है। वो पूरा अभी ईरान वॉर में तो सबको पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास करता है। और बाद में अपने यहाँ अपना देसी डोनाल्ड ट्रंप है, राहुल गांधी, जो भी कुछ ना कुछ बातें अनाप शनाप करते रहता है। तो ये लोग को पता नहीं है, या फिर पता है तो उन लोग दर्शकों को या जनता को बताना नहीं चाहते कि यहाँ इकोनॉमी फिर भी काफी स्टेबल है, काफी कॉन्फिडेंस है। आज भी हम लोग विश्व में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपनी है। चीन दूसरे नंबर पे आ रहा है। एक जमाना था मनमोहन सिंह के टाइम में हम लोग का नंबर तीसरा या चौथा था, चीन पहले नंबर पे था। आज हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चीन हमारे पीछे है। तो ये डिफरेंस आया है मोदी जी के 12 साल के सरकार में। लेकिन अभी जिस तरह ब्रिक्स के मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, हमारे एनएसए अजीत डोभाल चाइना गए हुए हैं और सुना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल के बाद 400 लोगों के डेलीगेशन के साथ भारत आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कैसे देखा जाए इस विजिट को उनकी? ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसके अंदर दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक अपने यहाँ से अजीत डोभाल जी का, जो आज वेंकी को मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी का। ये लोग दोनों के कारण चीन के साथ जो अपने प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सेटल किए जा रहे हैं। ये रातों रात कोई ऐसा नहीं है कि दवाई पानी में मिलाई, पी लिया तो सर दर्द बंद हो गया या पेट दर्द बंद हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये 1950 से, रादर ब्रिटिश के टाइम से 1947 से जो प्रॉब्लम्स बॉर्डर के चल रहे हैं, जिसके बाद में 1962 का वॉर हुआ, तो ये बहुत लंबे प्रॉब्लम्स है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सबके साथ है। चाइना के सबसे अच्छे रिलेशंस रशिया के साथ है। रशिया और पुतिन के कहने पे चाइना अपने साथ रिलेशन सुधार रहा है, लेकिन चाइना के इवन रशिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी चालू है, ऐसा नहीं है। तो ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट को ऐसा नहीं होता कि ये बंद हो गया, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, और ये लंबा टाइम लगता है ये सब सेटल करने में। आज अपना नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, भले दिखाई नहीं दे रहा, आज भी नेपाल के साथ अपने इतने अच्छे रिलेशन है, लेकिन नेपाल के साथ अपना प्रॉब्लम चल रहा है। अपना कोस्टल बॉर्डर श्रीलंका के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये हमेशा रहता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में जो कुछ लोगों को लगता है कि अरे हमारा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर नीचे होते रहता है, और वो धीरे 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 30, 40, 50 साल लगते हैं कंसिस्टेंट सेंसिबल लीडरशिप के साथ कि ये सॉल्व किया जाए।
रातों रात के आज गए हम लोग ने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं होता है। तो अब काम चालू हुआ है, इकोनॉमी को भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने का फायदा है, क्योंकि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ेगा तो चाइना का बिजनेस कम हो जाएगा। जैसे ढोकलम के बाद उनका धंधा बंद हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, पीपल मैनेजमेंट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कार्टोग्राफी करके एक पूरा सब्जेक्ट है। तो ये मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी को लगता है कि अब बात हो गई, ये प्रॉब्लम चलेगा, रशिया के साथ भी चल रहा है, जबकि चाइना रशिया की कितनी बात सुनता है। तो ये चलेगा, लेकिन चाइना को भी समझ में आ गया है, डोकलाम के बाद जिस तरह से ट्रेड टूटा, इन्वेस्टमेंट टूटा है उनका, अब उनको भी भारत की जरूरत है। उनको भी पता है कि भारत के बिना उन लोग भी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रख पाएंगे, तो उनको बॉर्डर डिस्प्यूट मैनेज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उनका ट्रेड और इकोनॉमी को तकलीफ होगी। और उस पर से पुतिन जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। पुतिन का भी कहना है कि भैया आप बराबर साथ में रहो। आरआईसी जो है, रशिया इंडिया चाइना का जो अलायंस है ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स में अगर आप ब्राजील और साउथ अफ्रीका निकाल दिया तो जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, वो 3 अगर एक साथ रहेंगे, तो जिसके पास आज के तारीख में विश्व के रफली 40% पॉपुलेशन अपने पास है, हम लोग 3 देशों के बीच में, हम लोग के बीच में रफली 25% जितना इकोनॉमी का कंट्रोल है, तो ग्लोबल इकोनॉमी का, तो इस हिसाब से हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। और नेचुरल रिसोर्सेस है, रशिया चाइना दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है, हमारे पास सर्विसेज और टेक्नोलॉजी है। तो ये पूरा एक बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेशन है पुतिन का, कि हम लोग तीनों को एक साथ रख के वो विश्व को एक स्टेबल अल्टरनेटिव दे सके। और उसके लिए अभी अजीत डोभाल जी चाइना में बैठे वेंगी के साथ बात करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग खासतौर पर विपक्ष के वो ये कहते हैं कि अरे, जब पाकिस्तान के साथ हम कहते हैं कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकता, तो चाइना के साथ तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनको सुलझाए बिना ट्रेड कैसे हो सकता है? अगर शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं तो ट्रेड के मकसद से आ रहे हैं, तो भारत क्यों व्यापार कर रहा है उसके साथ? ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जाती हैं। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी ने एमओयू भी साइन किया था, जो आज तक नहीं पता किस सिलसिले में किया गया था। तो आपको लगता है कि भारत कम से कम बॉर्डर डिस्प्यूट के मुद्दे को थोड़ा किनारे रखकर या कुछ मुद्दों को सुलझाकर चाइना के साथ पुतिन के कहने पर अपने रिश्तों को अच्छा बना रहा है, तो पेट में दर्द तो अमेरिका के भी होगी। ऑफ कोर्स अमेरिका को सबसे ज्यादा, राहुल गांधी जब बोलता है ना, तो मुझे एक पिक्चर का कि ये शब्द वो 3 इडियट्स में कहता था ना, कि शब्द उसके हैं लेकिन बोल उसके, लेकिन शब्द मेरे हैं। तो ये सब बोल राहुल गांधी रहा है, लेकिन शब्द तो ट्रंप का है, क्योंकि ट्रंप को नहीं चाहिए, अमेरिका को नहीं चाहिए कि भारत और चाइना अच्छे रिलेशंस हो, भारत के रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो। इसके लिए करके उसने टैरिफ भी लगाया भारत पे, कि आप रशिया के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, रशिया से आप क्रूड ऑयल ले रहे हो, तो आप पे 100% का टैरिफ लगा देंगे। उनको चाहिए कि भारत अमेरिका के लिए चाइना के अगेंस्ट में युद्ध करे, अपने जवान मरे, अपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो, अपनी अर्थतंत्र को नुकसान हो, देश पीछे चला जाए 10, 15, 20 साल, और चाइना को वो दबा दे, क्योंकि वो खुद के लोगों को रास्ते पे उतारना नहीं चाहती, युद्ध मैदान में उतारना नहीं चाहते। उसके पास वैसे लोग भी नहीं है जो लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका का वो एजेंडा नहीं माना है, अमेरिका के सामने वो सीना तान के खड़े हैं कि मैं अमेरिका चाइना के साथ युद्ध नहीं करूंगा, आपके कहने पे तो गलती से नहीं करूंगा, मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो मैं हम लोग उसके साथ बातचीत करके निपटा लेंगे, लेकिन आपके लिए मैं मेरे देश के युवाओं को, मर्दों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने देश का नुकसान नहीं करूंगा ताकि अमेरिका फायदा कर सके। इसलिए ट्रंप को बहुत तकलीफ हो रही है। रादर आप देखिए क्वाड क्यों बनाया गया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का क्वाड जो बना था, क्वाड को अमेरिका यूज करना चाहता था, लाइक नेटो। नेटो बनाया रशिया के साथ युद्ध करने के लिए, और क्वाड बनाया भारत ने चाइना के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन मोदी जी ने उसको वेपनाइज नहीं होने दिया, उसके अंदर फाइट नहीं की, युद्ध नहीं किया, इसलिए ट्रंप बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है भारत के साथ। और ब्रिक्स पर तो सबकी नजरें हैं, और फिर पुतिन से मिलने के लिए हमारे विदेश मंत्री भी गए हुए मॉस्को में हैं। वो सारी मीटिंग्स जो हो रही है उस पे क्या डिस्कस हो रहा है, उसमें किस तरह से ब्रिक्स में जब पुतिन आएंगे तो क्या होगा, इसको लेकर भी बड़ी हलचल होगी अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप की तो आंख कान नाक इधर ही लगे होंगे कि क्या होने वाला है। यस, एक्चुअली जो बीच में बातें भी चालू हुई कि ब्रिक्स करेंसी लाएंगे डॉलर के अगेंस्ट में, हाँ, वो जबकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, और बाद में जयशंकर जी ने भी बोला हम लोगों को ब्रिक्स करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब अमेरिका डरा हुआ है,
क्योंकि ब्रिक्स में पहले 5 देशों से चालू हुआ था, आज उसके अंदर 16 से 17 देश इन्वॉल्व है। ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरे देश भी ब्रिक्स में आ रहे हैं, सऊदी आगे आ रहा है। तो अब अमेरिका के सामने अगर आप ब्रिक्स रखो तो ब्रिक्स का जो जीडीपी है वो अमेरिका से बड़ा हो गया है। उसके पास रिसोर्सेस है, उसके पास लोग है, उसके पास मार्केट है, उसके पास टेक्नोलॉजी वाले देश है। तो उसको अब अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर ब्रिक्स और बड़ा हो गया तो वो अमेरिका के सामने सब लोग मिलके गरियाने लगेंगे। उसको वो नहीं चाहिए जो अंग्रेजों का ये था कि डिवाइड एंड रूल, फूट पाड़ो और राज करो। वो ही काम अमेरिका कर रहा है दुनिया भर में, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है कि ब्रिक्स सक्सेसफुल नहीं जाना चाहिए। और जैसे G20 मोदी जी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अब ब्रिक्स भी बहुत सक्सेसफुली होगा। मेरा कुछ 2 देशों के जो डेलीगेशन है उसके कुछ लोगों से भी मेरी पहचान है। बहुत पॉजिटिविटी है भारत के बारे में 2 देशों में, 2 जो यहाँ आने वाले हैं। बहुत ही काम चल रहा है ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ब्रिक्स देशों में आपस का जो ट्रेड होगा, जो व्यापार होगा, उसके अंदर करेंसी स्वैप की बात चल रही है कि सब लोग आपस में करेंसी स्वैप करके काम करें, तो निवेश एक दूसरे की जगह करें। उसके बाद में मोदी जी को रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है कि हम लोग क्रूड ऑयल कम ले और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि रादर मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जितना रिन्यूएबल एनर्जी पे काम विश्व भर में हुआ है उसका सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पे भी फोकस हुआ है, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। रादर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके जो उन्होंने बनाया पेरिस में, वो मोदी जी का इनिशिएटिव था। और मोदी जी का सोलर के प्रति जो फोकस रहा है वो आज से नहीं है या प्रधानमंत्री बने तब से नहीं है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनको सोलर पे फोकस था। उन्होंने पूरा जो नर्मदा का कनाल था उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए, जिससे एक तो पानी भाप बन के ना निकल जाए और वो जो पानी ठंडा रहेगा उससे ऊपर जो पैनल है वो ज्यादा बिजली बना सके। तो मोदी जी का इतना उन्होंने स्टडी किया है सोलर पावर के बारे में, वो पूरा उन्होंने एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने सोलर अलायंस से विश्व भर में सोलर को प्रचलित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आप सरकार भी नहीं बोलती, सरकार के सपोर्टर्स ने भी अभी तक नहीं बताया है। और विपक्ष जो है, अपने नेता प्रतिपक्ष की तो बात ही मत करो क्योंकि वो तो बाल बुद्धि है, लेकिन उन लोग ने भी इसको एक्नॉलेज नहीं किया है। उन लोग ने ये बात कभी मुद्दा नहीं रखा है कि ये भारत ने किया है, मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन भारत का ये अचीवमेंट है कि भारत ने सोलर को पॉपुलराइज किया है। इसके बारे में भी गर्व से बात नहीं करती अपनी विपक्ष तो वही मुद्दे उठाएगी ना जिनसे उनको फायदा हो। अभी आप देखो कि 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। उससे पहले वो कॉकरोच जो आया हुआ है अमेरिका से, उसकी तरफ से फिर ऐलान हो गया कि 5 सितंबर को हम लोग इंडिया गेट पर मार्च निकालेंगे जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारी मांगे मान तो ली थी लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर आगे बात नहीं बढ़ रही है। तो ये सब कुछ भी तो ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए तारीख तय की गई होगी ना। आका तो अमेरिका में ही बैठे हैं। ये पूरा सिर्फ तमाशा, क्योंकि 1 हफ्ते पहले अगर ये कॉकरोच का होता है, अब कॉकरोच वालों ने, अभिजीत डिपके ने CNN को भी इंटरव्यू दिया। CNN कौन है? वहां के लेफ्टिस्ट ब्रिगेड का पूरा न्यूज़पेपर है, मीडिया हाउस है, टेलीविजन चैनल है। तो उसका पता है कि हम इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में विश्व भर में भारत को थू थू कराए, नाम बदनामी हो और ब्रिक्स समिट में हम तकलीफ कर सके। ये कैसा है मालूम है? वो कहते थे, गुजराती में कहावत है कि जब हवन करते थे एक जमाने में, ऋषि मुनि हवन करते थे तो राक्षस आके ऊपर से हड्डियां डालते थे हवन की कुंड में, जिससे कि वो हवन कुंड अपवित्र हो जाए और हवन बंद हो जाए। अब वही काम ये सब कॉकरोच और वो लोग कर रहे हैं। उसके पीछे उनके आका कौन है वो आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी बहुत समझदार है, उनको भी पता है कि अभिजीत डिपके और ये सब कॉकरोच तो फक्त एक दिखावा है, उसके पीछे उनके आका कोई और है। उन लोग भी चाहते नहीं है कि भारत के अंदर कुछ अच्छा काम हो, भारत का नाम अच्छा हो, भारत की जो विश्व पटल पे जो ख्याति है वो बढ़े। उसके लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये कॉकरोच का आगे करके रखा है, क्योंकि खुद ऐसी चीजों में आगे आएंगे तो बदनाम हो जाएंगे, इसलिए उन लोग कॉकरोच का आगे कर रहे हैं भारत को बदनाम करने के लिए। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आया होगा। आप याद करो 2020 जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तब उनका दौरा था शायद जनवरी 24 या 25 तारीख को 2020 में। तब उमर खालिद ने क्या कहा था कि उनके दौरे को शुरू होने दीजिए, फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो ये भी तो इनके जंतर मंतर वाले धरने प्रदर्शन में जो ये बैठे हुए थे, उसमें उमर खालिद को रिहा करो के नारे तो लग ही रहे थे।
तो ये भी तो उसी इकोसिस्टम से आते हैं। तो इनका मकसद भी ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने कुछ हो हल्ला करेंगे, तस्वीरें छप जाएंगी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, इनका तो काम हो जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे उनको ये दिखाएंगे कि देखिए यहाँ तो माहौल ठीक ही नहीं है, यहाँ पर तो पैसा लगाने में कोई फायदा ही नहीं है। यही चाहते हैं ना ये लोग। ये चाहते हैं। प्लस दूसरा है, ब्रिक्स ने कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसका विश्व पटल पे कोई बड़ा चेंज आता हो, अमेरिका को चैलेंज किया जा सके, तो उसको भी बैक पेजेस पे डाल दो कि ब्रिक्स की बात ही ना निकले। जो बात निकले वो भारत की थू थू की बात हो, भारत के बदनामी की बात हो, भारत के अंदर किस तरह से आज रीजनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन का बात होगा, क्लाइमेट चेंज का बात होने वाला है। और आपके दर्शकों को शायद पता ही होगा कि जब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने अनाउंस किया, उसमें से एक ही देश बाहर है, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमको ये जो भी टारगेट से हमें मंजूर नहीं है, हम आज भी कोल का इस्तेमाल करके हम पोल्यूशन करेंगे और बाद में आपको बोलेंगे आप पोल्यूशन कर रहे हो। भैया खुद के गिरेबान में भी देखो आप कितना पोल्यूशन कर रहे हो। भारत तो बहुत कम पोल्यूशन कर रहा है। तो इस तरह से नाम बिगाड़ने का काम, अच्छे इनिशिएटिव्स को जो जिसके कारण अमेरिका को चैलेंज दिया जा सके, वो सबको दबा के फोकस भारत के बदनामी पे करने के लिए कॉकरोच को आगे धरा गया है। और फिर आप याद कीजिए जब वो ये एआई पर समिट हुआ था भारत में, उस वक्त वो जो यूथ कांग्रेस के लोग वहां पहुंच गए थे बिना टी शर्ट के, वो राहुल गांधी के कहने पर ही गए थे। तब ये कहा था राहुल गांधी ने एक फंक्शन में, देखा हमने कर दिया ना काम। तो मुझे लग रहा है इस बार भी इन कॉकरोचों को इसीलिए लाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी कल को कह सके, देखा हमने कर दिया ना खराब ब्रिक्स सम्मेलन भी। एग्जैक्टली आपने बोल दिया, आपने नाम के साथ बता दिया कि कौन है पीछे, सरगना कौन है। क्योंकि वही समर्थन कर रहा है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। आप देखो कि भले ही जंतर मंतर पर राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन पीएम आवास के सामने तो पहुंच ही गए थे। और उसके बाद कितने खुलासे हुए, कितने सारे अपराधी उस आंदोलन में घुसे हुए थे जिनका मकसद कुछ और था, पंजाब से भी गिरफ्तार। तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ये सिर्फ देश की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आपकी राजनीति मोदी विरोधी हो सकती है, शाह के खिलाफ हो सकती है, लेकिन देश के खिलाफ तो नहीं होनी चाहिए ना। अब इतना बड़ा ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें भी इन्होंने शुरुआत कर ही दी है कि कहीं ना कहीं उसमें खुरपेंच डाले जाए। वही है, क्योंकि ये सब करके जैसे आपने जो ये बताया एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, एक बात आपके दर्शकों को भी, मेरे एक मित्र के पोते को भी मोदी जी ने इनवाइट किया था। वो विदेशी यूनिवर्सिटी में उसने एआई पे कुछ बहुत बड़ा काम किया, उसको भी इनवाइट किया था। जितने भी ये बड़े बड़े इनोवेटर्स, यंग इनोवेटर्स, 19 साल 20 साल 25 साल के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ मोदी जी ने अलग से बैठक की थी। और बाद में मेरे मित्र ने बताया कि मेरा पोता मिला मोदी जी को और बोला कि क्या नॉलेज है उसके पास एआई के बारे में। उन्होंने भी स्टडी करके बात कर रहे थे और इतना वार्म बात कर रहे थे, उनको एक अपनापन सा लगा। तो वो मित्र ने मुझे फोन किया कि ये सब हम लोग मीडिया में पढ़ रहे हैं कि अरे बर्बाद हो गया एआई समिट, मेरे पोते का तो ये अनुभव है, तो सच क्या है? बोला देखिए भाई, सच ये है कि राहुल गांधी ने वहां जाके तमाशा किया, कपड़े उतार के नंगापन का नाच किया, लेकिन अंदर तो आप जानते हो क्योंकि आपका पोता मोदी जी को मिल चुका है, मोदी जी के साथ आधा घंटा बैठक कर चुका है, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर चुका है और मोदी जी को बता चुका है। मोदी जी के पास से उसने डायरेक्टली सुना भी है बातें जो उसने आपको बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाहर दिखाया जाता है और अंदर होता है, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अलग होता है। और जिन्होंने मोदी जी को मिले हैं लड़के, अपने युवा, अपना भविष्य भारत का, उनका जो इमेज है, उनका जो अनुभव है मोदी जी के साथ, वो पूरा अलग है। ये लोग बदनामी करते रहेंगे, आपको लगता है इन लोग के बदनामी से कोई फर्क पड़ने वाला है? वो जो एक इनोवेटर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, भारतीय इनोवेटर, वो क्या नेगेटिव हो जाएगा मोदी जी के बारे में ये सब प्रचार देख के? नहीं, जरा भी नहीं। वो तो ज्यादा पॉजिटिव व्यू लेकर निकला है। वो हमारे देश का युवा है, भविष्य है, जेनजी नहीं है। ये जो जेनजियों के नाम पर आजकल छाती पीटते नजर आ रहे हैं, पुणे में क्या कर रहे थे राहुल गांधी? गालियां लड़कियां क्यों नहीं दे सकती, लड़के क्यों दे सकते हैं? लड़कियों को भी पूरा अधिकार है, यही पाठ पढ़ा रहे थे ना मनुस्मृति का नाम ले लेकर। तो सोचिए किस तरह की सोच के साथ, किस तरह की एजेंडे के तहत राहुल गांधी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि पीएम मोदी ने ये जो एनआरआई से कहा कि वो डॉलर्स भारत में इन्वेस्ट करें, और ये जो स्कीम जॉब कह रहे हैं कि सोचा था 2.5-3 महीने में कंप्लीट हो गया, 6 महीने में 100 करोड़ डॉलर आएंगे, यहाँ तो 11 हफ्ते में आ गए। तो ये जो स्कीम है ये क्यों लानी पड़ी? क्या वाकई भारत के पास डॉलर की कमी हो गई थी?
क्यों इस तरफ जाना पड़ा? कहाँ खर्च हो रहा है हमारा पैसा जो विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता है? किस तरह से मोदी जी ने हालात को संभाला हुआ है कि उसकी आंच हम तक नहीं पहुंच पा रही, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक्चुअली क्या है मालूम है, अपना विदेशी मुद्रा की परिस्थिति अच्छी है। रफली 600 अरब डॉलर यानी 60,000 करोड़ डॉलर के ऊपर की अपनी रिजर्व है, मुद्रा भंडार है अपना, विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन एक स्टेबिलिटी के लिए दूसरे अगर 70-100 अरब डॉलर और आ जाए तो स्टेबिलिटी आ जाती है। प्लस ये पैसा बाहर का, ये बैंक से नहीं, ये पैसा मार्केट में नहीं डालेंगे, ये पैसा उन लोग को डायरेक्टली आरबीआई को देना है। तो आरबीआई ये मैनेज कर सकता है करेंसी मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए करके ये स्कीम लाया है मोदी जी ने, जिससे कि करेंसी को मैनेज हो। सी बेसिकली प्रॉब्लम ये आ गया कि जब से युद्ध चालू हुआ, क्रूड ऑयल का भाव रफली 50% बढ़ गया है, और प्लस अपने यहाँ सप्लाई के प्रॉब्लम आ गए। रशिया से जो क्रूड आता था वो भी बंद हो गया, बाद में वापस चालू हुआ, बाद में वापस सप्लाई बराबर नहीं है। ईरान से जो क्रूड आ रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद में हम लोग को जो सऊदी अरब और दूसरे देशों से आ रहा था वो क्रूड पे भी वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम आया, उसके कारण वो भी सप्लाई में क्रंच आ गया। अब जो हम लोग दूसरा क्रूड ला रहे हैं, अफ्रीका से ला रहे हैं, लैटिन अमेरिका से ला रहे हैं, वो सब बहुत लंबा चलना पड़ता है। 2,500-3,000 मील के बदले वो लोगों को 15,000-20,000 मील का सफर करना पड़ता है, तो उसके कारण भी भाव बढ़ जाता है। तो अपना रफली 90-91 डॉलर का अपना क्रूड का नेट पर बैरल इंपोर्ट बिल आ गया है, तो उसके कारण अपना खर्चा बढ़ गया। और वो खर्चा मैनेज करने के लिए हमारे पास एडिशनल हो। अब आप जा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टेक्निकल जाने के बदले, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं अमेरिका और आपके पास 1 लाख डॉलर के बदले 2 लाख डॉलर होगा, तो आपको भी कंफर्ट रहेगा ना। बिल्कुल। ये वैसा ही है कि अपने पास अगर दूसरे 75-100 करोड़ डॉलर और हो गया, अरब डॉलर और होंगे, तो हमें कंफर्ट रहता है। उसका इफेक्ट आता है कि हम लोग का करेंसी को उतना प्रेशर नहीं आता है, और करेंसी अगर स्टेबल रही, अगर स्टेबल यानी भाव में गिरावट नहीं हुई रुपए की कीमत में, तो अपने यहाँ क्रूड का भाव भी स्टेबल रहेगा। जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, अपने जो ईंधन के भाव है वो भी स्टेबल रहेंगे। जो दूसरी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है जैसे फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, वो सब का भी भाव स्टेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ अपने यहाँ इन्फ्लेशन नहीं होगा, और उसके लिए करके ये स्कीम लाना जरूरी था। सुमित जी, अमेरिका तो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी डावाडोल हो जाए, भारत ट्रेड डील के लिए मान जाए, लेकिन पीएम मोदी तरह तरह के तरीके निकाल कर रास्ता बना रहे हैं ताकि हमको अमेरिका के सामने झुकना ना पड़े। और अमेरिका को तकलीफ है ब्रिक्स से। वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं जयशंकर पुतिन के पास जाकर, शी जिनपिंग भारत आएगा तो क्या होगा। तो ये सारे आने वाले दिन जो है वो अमेरिका के लिए बड़े दुखदाई होने वाले हैं, और माना तो ये जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है ब्रिक्स के दौरान, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। उससे राहुल भी परेशान है, कॉकरोच भी परेशान है, क्योंकि इनके तार तो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, आका तो वहीं बैठा है। तो फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के लिए दिक्कत ये हो गई है कि वो जो नकली करेंसी वाला गैंग पकड़ा गया है जयपुर में, उसके तार भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता दी। आपका और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।